वेलकम गाइज, मेरा नाम जिशान अनवर है। मैं आपका अपने चैनल टाइम टू ट्रेड में फिर से स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल में बिल्कुल भी नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट करें ताकि आप सबसे पहले मेरी इस वीडियो को पा सकें। आप चाहें तो मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो बिल्कुल फ्री है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो है कोल प्रोडक्शन करने वाली कंपनी यानी कि कोल इंडिया, भारत सरकार की तरफ से है। और हम लोग देखते हैं कि अभी उसका कंडीशन क्या चल रहा है। तो ये कोल इंडिया का चार्ट है, वन डे का कैंडल स्टिक आपके सामने मौजूद है और आप इसको देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने इस बात में कहा था कि कोल इंडिया के बारे में कुछ बताया जाए, तो मैंने सोचा कि आज कोल इंडिया को ज़रा सा एनालाइज करके देखा जाए कि क्या इसके अंदर अभी एंट्री लेने का टाइम है या नहीं है। तो अभी जो कंडीशन आपको दिख रहा है ये 165 का यहाँ से पर इसने हिट किया है, जो इसका 52 वीक्स का हाई है। और हाई करने के बाद लगातार ये नीचे आ रहा है, 5 दिन तक लगातार ये नीचे आया है। यहाँ पर ये 3 लाइन आपको दिख रहे हैं, ये मेरा मूविंग एवरेज है। ये मूविंग एवरेज 13 डेज़ के लिए है, ये 21 डेज़ के लिए है, ये 34 डेज़ के लिए है। और इस मूविंग एवरेज से हमें ये दिख रहा है कि मूविंग एवरेज वापस डाइवर्ज कर रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। तो मूविंग एवरेज जो कि ट्रेंड लाइन को डिफाइन करता है, ट्रेंड लाइन को इंडिकेट करता है, ये मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है वो ट्रेंड को इंडिकेट करता है। तो ये भी दिखला रहा है कि अब ये बैक टू पवेलियन यानी कि डाउन ट्रेड की तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अब इसके अंदर कुछ लोगों के पास पहले से स्टॉक फंसा हुआ होगा, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ लोग अगर फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि कौन से प्राइस पर इसके अंदर हम लोग एंट्री ले सकते हैं, और वो भी बात करेंगे कि अभी इसका हालिया परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है। लेकिन फ़िलहाल तो हम लोग चार्ट को देख रहे हैं, और चार्ट को देखने के बाद आप ये समझ सकते हैं कि ये मैंने जो एक स्क्वायर रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया है, ये एक रेंज है इसके रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। तो इसको हम थोड़ा सा पीछे से लेकर के चलते हैं। यहाँ से देखिए ये इसका रेजिस्टेंस का बना था, और उसके बाद से लगातार ये नीचे गिरा है। फिर यहाँ पर ये फिर से हिट किया है, फिर नीचे गिरा, ऊपर आया है ज़रूर। और यहाँ पर फिर देखा जाए तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको दिख सकता है, ठीक है, सपोर्ट लाइन है, यहाँ पर एक सपोर्ट दिख सकता है। यहाँ से फिर वापस गया है, फिर से दूसरा एक सपोर्ट बनाया है, फिर से ऊपर गया है, और इसने 52 वीक्स हाई को हिट किया है, फिर नीचे आ चुका है, और अभी इसने अपनी सपोर्ट लाइन को हिट नहीं किया है। तो ये वो कंडीशन बना हुआ है जिसमें आप कह सकते हैं बिल्कुल कि ना भी आप इसको परचेस कर सकते हैं, परचेस करने के कंडीशन में बिल्कुल भी नहीं है, ना ही आप इसके अंदर से अभी निकल सकते हैं, निकलने के कंडीशन में भी बहुत हद तक नहीं है। क्योंकि ये अगर अपने इस सपोर्ट लाइन को पर सपोर्ट मिल जाता है इसको, तो यहाँ से ये रिवर्स कर सकता है, ठीक है। तो पहला एक जो चीज़ हमारे सामने निकल करके आ रहा है कंक्लूजन में, वो ये है कि हमें वेट करना है कि ये सपोर्ट लाइन अगर टूटता है 144 का, तब ये फर्दर डाउन होगा। और फर्दर डाउन होगा तो थोड़ा बहुत डाउन नहीं होगा, बल्कि ये आपका सपोर्ट लाइन बन रहा है 132 का, ठीक है। तो 144 से 132 तक का एक डाउनग्रेड इसको देखने को मिल सकता है। दूसरी चीज़ अगर आप ये देखें कि नीचे देख लीजिए वॉल्यूम का ये कंडीशन है, पिछले 5 दिन से जो वॉल्यूम का रेड वॉल्यूम बन रहा है। तो यहाँ पर सिर्फ ये नहीं है कि वॉल्यूम बन रहा है, यहाँ पर ये भी देखिए कि यहाँ 3 दिन पहले 16 जून को सेलिंग का प्रेशर बना इसके ऊपर, 17 जून को उससे भी ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर बना, 18 जून को उससे भी ज़्यादा सेलिंग का प्रेशर बना। सेलिंग का प्रेशर क्यों बन रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि एफआईआई जो है वो हमें अभी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर रहा है। अडानी के स्कैम के बाद, अडानी के केस के बाद ये थोड़ा सा मार्केट जो है वो बहुत ज़्यादा डाउनफॉल होने लगा। इसके अलावा भी निफ्टी अभी काफ़ी पीक पर पहुंचा हुआ था, वहाँ से भी सेलिंग का प्रेशर धीरे धीरे बन रहा था। तो कई फैक्टर है जिसकी वजह से अभी मार्केट डाउन चल रहा है। कल का मार्केट यानी कि मंडे का मार्केट, अगर आप इसे संडे को देख रहे हैं तो कल का मार्केट, अगर आप इसे मंडे को देख रहे हैं तो आज का मार्केट भी काफ़ी नेगेटिव ही है। बहुत सारे ग्लोबल इंडिसेस जो है वो इसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि मार्केट को डाउन ही ओपन होगा, नेगेटिव ओपन होगा, गैप डाउन ओपन होगा, और उसके बाद ये शायद थोड़ा बहुत रिवर्स कर सकता है। लेकिन ये जो है इसका एक साइकोलॉजिकल असर यहाँ भी पड़ेगा। तो हो सकता है कि कोल इंडिया जो है वो कल अगर ओपन हो 145 से नीचे, 144 से नीचे अगर ये गैप डाउन ओपन हो, तो फिर इसको होल्ड करना बड़ा मुश्किल होगा, और ये बिल्कुल नीचे इस लेवल पर 132 के लेवल तक आ सकता है, ठीक है। अब अगर कोई आदमी एंट्री लेना चाहता है, अगर रिवर्स कर जाता है, सपोर्ट अगर इसको मिल जाता है 144 के आसपास सपोर्ट मिल जाता है किसी वजह से, या गैप डाउन ओपन होने के बाद भी ये अगर रिवर्स ले लेता है, क्लोजिंग इसका 144 से नीचे नहीं होता है, तो फिर भी कुछ उम्मीद बनी रहेगी कि कोल इंडिया वापस अपना कम से कम 165 का जो इसने 52 वीक्स हाई लगाया था उसी के आसपास तक ये जल्द ही पहुंच सकता है, ठीक है। ऐसे कुछ एनालिस्ट का ये भी कहना है कि ट्यूसडे या वेडनेसडे से मार्केट के अंदर जितना करेक्शन आना था वो आ चुका है। तो ट्यूसडे या वेडनेसडे से मार्केट वापस आएगा तो फिर कोल इंडिया भी ऊपर ही जाएगा, क्योंकि फिर इसको अपना सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है।
तो एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर हो गया मेरे सामने कि अभी सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि कल का मार्केट गैप डाउन ओपन होने वाला है, तो इसका असर यहाँ देखने को मिलेगा। तो अभी हमें पेशेंटली वेट करना है कि इसका क्लोजिंग कहाँ होता है। क्लोजिंग का मतलब ये हुआ कि ये मार्केट मंडे को जब बंद होगा तो कोल इंडिया का प्राइस 144 से नीचे होगा या 144 से ऊपर होगा। यानी कि क्या ये ट्रेंड को वापस रिवर्स करेगा या फिर ये जिस ट्रेंड में जा रहा है डाउन ट्रेंड में वैसा ही जाएगा। तो ये देखना होगा मंडे के मार्केट के क्लोज होने के बाद। लेकिन अगर इसके अंदर रिवर्सल आ जाता है और ये 144 को हिट करने के बाद वापस मूवमेंट लेता है, तो हमें इसके अंदर एंट्री करनी है या नहीं करनी है, इसके बारे में देख लीजिए। तो जो भी एंट्री होगा इस बॉक्स से बाहर अगर निकल जाए तो ही आप एंट्री करें तो बेहतर है। इस बॉक्स से बाहर का मतलब 149 तक तो आपको बिल्कुल संयम के साथ रहना है। 149 को अगर ये क्रॉस कर जाता है तो फिर हम लोग 160 तक का एक टारगेट ले सकते हैं। ठीक है, 149 को क्रॉस करना इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है अगर हम इसको अप ट्रेंड की तरफ ले जाना चाहते हैं। इसमें अगर हमको पोजीशन बनाना है तो इसको 149 को क्रॉस करना ज़रूरी है पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए। ठीक है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऐसा कुछ होता हुआ नहीं दिख रहा है कि ये अपने 165 के को तोड़ करके एक नया रिकॉर्ड क्रिएट करेगा। ठीक है, तो पोजिशनल ट्रेड के लिए भी हमको वेट करना होगा कि 149 का अगर ये जो रेजिस्टेंस है 149 का जो ये जो लेवल है ये अगर निकल जाता है तो हम लोग 160 तक के लेवल को लेके चल सकते हैं। ठीक, अब बाकी इसके कुछ और चीज़ों पर हम लोग अगर ध्यान दे दें तो ये देखिए जो कोल इंडिया का है स्ट्रेंथ के लिए 6 पॉइंट मिल रहे हैं, जबकि वीकनेस के लिए 11 पॉइंट मिल रहे हैं। तो ये भी एक ऐसा चीज़ है जिसके अंदर हम इसको शॉर्ट टर्म, मिड टर्म या लॉन्ग टर्म के लिए से दूरी रहे, अभी थोड़ा परहेज़ करें। अपॉर्चुनिटी के लिए 3 पॉइंट मिल रहे हैं, जबकि थ्रेट के लिए 1 पॉइंट मिल रहे हैं। स्ट्रेंथ का पॉइंट अगर देख लीजिए तो ग्रोथ इन नेट प्रॉफिट विद इंक्रीजिंग प्रॉफिट मार्जिन क्वार्टर ऑफ क्वार्टर। अभी ये 3 पिछले क्वार्टर से अपने रेवेन्यू को बढ़िया किया है, लेकिन ईयर ऑफ ईयर को अगर अभी भी देखा जाए तो अच्छा नहीं है। कंपनी के पास लो डेट है, ये भी इसके लिए एक स्ट्रेंथ की बात है। और इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स एवरी क्वार्टर फॉर पास्ट 3 क्वार्टर्स, मैंने अभी ये बात बता भी दिया। बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर्स, तो ये भी एक स्ट्रेंथ हो सकता है। कंपनी के पास ज़रा भी प्लेज नहीं है, ये एक बड़ा स्ट्रेंथ है, काफ़ी भारी स्ट्रेंथ है कि इसने अपने कोई भी स्टॉक को प्लेज नहीं रखा है। वीकनेस के बारे में अगर हम बात करें तो नेगेटिव ब्रेकडाउन, तीसरा थर्ड सपोर्ट जो था उसको भी तोड़ दिया है। एक जो अभी सपोर्ट हमने आपको दिया है 144 का, अगर इसको टूटेगा तो बड़ा मुसीबत है इसके लिए। म्यूचुअल फंड ने लगातार अपने शेयर होल्डिंग में आखिरी क्वार्टर में भी इसको बेच दिया है, निकल गए हैं उससे बाहर। पुअर कैश जनरेशन कोर बिजनेस, जो इसका मेन बिजनेस है उससे इनकम बहुत कम हो रही है। डिक्लाइन इन क्वार्टरली नेट प्रॉफिट, ईयर ऑफ ईयर के बारे में देखा जाए तो प्रॉफिट नहीं आ रहा, ईयर ऑफ ईयर में प्रॉफिट नहीं आ रहा है। डिग्रोथ इन रेवेन्यू एंड प्रॉफिट, ईयर ऑफ ईयर का ही यहाँ पर भी मसला है प्रॉफिट। तो एक तरीके से यहाँ पर इसको लॉन्ग टर्म में अभी लेना ठीक नहीं है। अपॉर्चुनिटी या थ्रेट को देख सकते हैं आप इसको, तो इंक्रीजिंग ट्रेंड इन नॉन कोर इनकम ये अच्छी बात नहीं मानी जाती है। टेक्निकल एनालिसिस मैंने आपको बता दिया कि ट्रेंड अभी इसका उतना अच्छा नहीं है जिसके ऊपर आप बहुत ज़्यादा ये कर सकें, प्राउड कर सकें। ठीक है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका 24.8 चल रहा है, जबकि रेवेन्यू से 1.2% है 3 ईयर से के डेटा को सामने में रखते हुए। इसके अलावा अगर आप देखें तो कुछ ब्रोकर रिसर्च ने जो इसका बाई का रेटिंग दिया था वो 12 फरवरी को दिया था, टाइम हो चुका है। शेर खान ने 160 का टारगेट दिया था, टारगेट हिट हो चुका है, नीचे वापस आ गया। इसी तरीके से 16 फरवरी को ICICI डायरेक्ट ने दिया था, वो 140 का टारगेट दिया था, टारगेट हिट हो चुका है। 18 फरवरी 2021 को जियोजित बिनेपी परिबास ने दिया था, टारगेट 155 का दिया था, टारगेट हिट हो चुका है। 1 जून ये जो सबसे लेटेस्ट रिसर्चर लोगों ने दिया है वो 180 का दिया था 1 जून को, तो भी आप देखा जाए तो 165 तक पहुंच चुका है। 165 पर पहुंचने का मतलब ये है कि तकरीबन 70% शेयर लोगों ने निकाल लिया होगा। ठीक है, और जब इसने टारगेट दिया था तो 147 के आसपास था और फिर से वापस 147 के आसपास आ गया है, तो अब ये भी कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है। तो मिला जुला करके जो कोल इंडिया के अंदर बन रहा है, फ्रेश एंट्री नहीं करना है। जिसके पास है वो होल्ड करेगा, वो कम से कम 144 तक तो ज़रूर होल्ड करे, वहाँ से रिवर्सल के चांसेस है। अगर उसको नीचे में क्लोजिंग होती है तो फिर तो निकल जाना ही बेहतर होगा। अगर 149 से ऊपर चला जाता है तो ज़रूर आप उसको परचेज़ करें, 160 का टारगेट रखें, पोजीशन रखें, और स्टॉप लॉस वही 144 143 का रखें। ठीक है, डील्स होते थे पहले
ब्लॉक डील या बल्क डील होते थे तो हम देख सकते हैं कि 22 मार्च 2019 के बाद कोई डीलिंग नहीं है, कोई बड़ा डील नहीं हुआ है। तो इस तरीके से हम लोग निकल रहे हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए प्रोमोटर के पास 61.3% इसका सारा शेयर मौजूद है। तो जो मार्च 2020 से मार्च 2021 तक देखें तो जो प्रोमोटर हैं उसके पास उन्होंने लगातार अपना जो भी स्टेक है इसको कायम रखा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन FII के बारे में देखें, FII का मतलब फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो मार्च 2020 में 8.2% था, लेकिन जून में कम हो गया 7.85, सितंबर में और कम हो गया 7.19, दिसंबर में और कम हो गया दिसंबर 2020 में 6.5 और मार्च 2021 में भी कम हो गया 6.48। यानी फॉरेन के जो इन्वेस्टर हैं वो इसमें भी दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक देखा जाए तो म्यूचुअल फंड के जो स्कीम्स था मार्च 2021 में तो टोटल नंबर 29 था, 29 है, इसने भी 2 कम कर दिया है, ठीक है। तो 0.12% का यहाँ भी चेंजेस आया है, कम आया है। तो मिला जुला करके ये चीज़ें समझ में आ रही है कि कोल इंडिया में अभी आपको बिल्कुल भी, क्योंकि ज़्यादातर लोग फॉरेन हो गए, इन्वेस्टर्स हो गए, या फिर आप इनको ले सकते हैं म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हो गए, ये सारे लोग इसमें ज़्यादा दिलचस्पी नहीं लगा रहे हैं। लेकिन अगर आपको लेना है तो आप इससे लेंगे, लेकिन ले सकते हैं। मतलब मैं ये सिर्फ मेरे अपने तजुर्बे के हिसाब से है ना। फाइनेंशियल एडवाइज़र जो होंगे उनके अकॉर्डिंगली ही आप चलें। तो मैं सिर्फ आपके सामने अपना एजुकेशन और तजुर्बा है, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। मैं कोई रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि क्या करना है नहीं करना है, लेकिन अगर मैं आपकी जगह पे होता तो ये काम करता। अगर इसको 15 मिनट के चार्ट्स के ऊपर अगर हम चेक करें कि क्या कंडीशन बनता है तो वो भी एक बार हम लोग देख लेते हैं। तो मैं इसे थोड़ा छोटा कर देता हूँ। आप देखिए ये कितना लगातार नीचे गिर रहा है। मेरा मूविंग एवरेज का जो ट्रेंड देखिए, RGB जो है वो बिल्कुल नीचे से चल रहा है, तो यानी कि डाउन ट्रेंड में लगातार चल रहा है। सपोर्ट लाइन के बारे में जब हम लोगों ने देखा था तो देखिए ये सपोर्ट लाइन है ना। इस सपोर्ट के बाद ये वापस उठा है, तो हम भी इसी का वेट कर रहे हैं कि इस सपोर्ट लाइन के बाद ही हम इसके अंदर एंट्री करना चाहेंगे। इसके अलावा एक सपोर्ट लाइन आपका देखिए यहाँ बना है, तो ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लाइन है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि यहाँ तक तो हम लोगों को वेट करना ही चाहिए। मैं वापस इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए ये रेजिस्टेंस लाइन है, तो जो रेजिस्टेंस को अगर तोड़ करके ऊपर उठ जाते हैं तो वही इसका सपोर्ट लाइन भी बन जाता है। यहाँ पर भी देखिए ये यहाँ पर भी एक नया सपोर्ट बना था, तो ये रेंज हमने क्रिएट कर दिया है रेजिस्टेंस और सपोर्ट का। तो इसको टूट जाना, ये अगर ब्रेक करता है तो हम लेंगे, अदरवाइज़ नहीं लेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल किसी दूसरे वीडियो में एक नए स्टॉक के साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।